हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो कि मैंने एज अ बिगिनर करी है इन द मार्केट्स, एंड आई वांट यू गाइस टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स। सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोनों मिस्टेक्स को, एज वेल एज हम देखेंगे कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसको कैसे कैसे केटर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द इनिशियल मिस्टेक्स इन मार्केट्स व्हिच आई मेड वाज एक कंपनी के सिंपल मतलब एक किसी कंपनी को पढ़ा एंड उसके बेसिस एनालिसिस करके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लिया। पीयर टू पीयर कंपैरिजन ना करना बेसिकली। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि आपने कोई एक सेक्टर पकड़ा, गोल्ड ज्वेलरी वाला सेक्टर पकड़ा। ज्वेलरी सेक्टर में आपने एक कंपनी का एनालिसिस करा, लेट्स से आरबीजेड ज्वेलर्स का एनालिसिस करा, एंड आपने कहा यार ये कंपनी तो 20% 25% से ग्रो कर रहा है, लेट्स इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। ठीक है, आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगे, ओवरऑल वैल्यूएशन आपको ठीक लगा, एंड यू डिसाइडेड टू ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। अब यहाँ पर होगा क्या, सबसे बड़ी मिस्टेक जो अराइज होगी कि जो आरबीजेड के साथ और चलने वाले पीयर्स हैं, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि आरबीजेड का जो कॉम्पिटिटर है, सिंस आरबीजेड मोस्टली B2B है, तो आरबीजेड के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मेनली स्काई गोल्ड है, खजांची ज्वेलर्स है, आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, देन अब तो शांति गोल्ड भी आ गया, बहुत सी कंपनीज आ चुकी हैं इस स्पेस में। सो अगर आप उन कंपनीज को एनालाइज नहीं करोगे देन आपको ट्रू सिनेरियो का पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिंस आरबीजेड को उस स्पेस में जब हमने पीयर टू पीयर कंपेरिजन करा था, मैं मिला कि आरबीजेड तो भाई लास्ट में आ रहा है, मतलब लिटरली 6 नंबर पे आ रहा था आरबीजेड, क्योंकि सारे प्लेयर्स जो हैं, आरबीजेड अगर 30 से 35% से ग्रो कर रहा था, देन अदर प्लेयर्स जैसे कि स्काई गोल्ड हो गया, भाई स्काई गोल्ड इज ग्रोइंग एट 55% 56%। ऐसे ही लास्ट ईयर आरबीजेड बहुत कम पेस से ग्रो कर रहा था, बट जो इनका स्काई गोल्ड था वो अच्छे पेस से ग्रो कर रहा था। करेंटली आपको स्काई गोल्ड के वैल्यूएशंस बहुत सस्ते मिलेंगे, मतलब आपको लगेगा यार स्काई गोल्ड का वो आई एम सॉरी आरबीजेड के वैल्यूएशंस बहुत सस्ते लगेंगे। आपको लगेगा कि आरबीजेड का जो पी है वो तो 15 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एंड जो स्काई गोल्ड है उसका तो पी 26 27 है, तो स्काई गोल्ड तो महंगा है एंड आरबीजेड सस्ता है। बट ऐसा नहीं होता मार्केट्स में। मार्केट्स हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब कि वो पास्ट में आपने कितना अर्निंग्स करा उसके बेसिस पे जज नहीं करता, वो आगे आपकी कैसी ग्रोथ आने वाली है। कोई कंपनी अगर 100% से अभी तक ग्रो कर रहा था एंड आगे जाके कहता है कि अब ग्रोथ नहीं आएगा, 10% का ग्रोथ आएगा, देन उस स्टॉक में पिटाई होगी उस स्टॉक की, एंड वो स्टॉक नहीं चलेगा फॉर श्योर रीजंस। तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ 100 से 10% आ गया, मतलब पहले 100% से ग्रो कर रहा था, अब 10% से कर रहा है, तो यहाँ पर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ गया। उसके कारण होगा क्या, इस स्टॉक में पिटाई हो जाएगी, एंड जो अदर पीयर्स हैं उसके कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो मतलब वही है, मैं क्या अदर कॉम्पिटिटर्स में पैसा जाएगा जो उससे तेजी से ग्रो कर रहे होंगे। एंड सबसे सही चीज़ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब आप आके कह दोगे कि हम 10% से ग्रो करेंगे, देन मार्केट आपको रिवॉर्ड कर देगा, उस रिवॉर्ड नहीं पनिश करेगा एक्चुअली इस केस में। तो दैट इज़ अबाउट दिस थिंग। एंड पीयर टू पीयर कंपैरिजन जो मैं कह रहा था वो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूँ। क्या हुआ था, मैंने ना ट्रेंड के स्टॉक में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दिया था, और वो भी कौन से लेवल्स पे, 6400 के लेवल्स पे। अब 6500 के लेवल्स पे इन्वेस्ट करा जब स्टॉक गिर रहा था, ठीक है। मतलब तब मेरे को एक्चुअली इतना आइडिया नहीं था, लास्ट ईयर 1 साल पहले का बात है, एग्जैक्टली सितंबर अक्टूबर का बात हो गई। तो वहाँ पर उस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन ट्रेंड, बिना मतलब मैंने बस ये देखा कि भाई ये कंपनी 50% 60% से ग्रो कर रहा है एंड अच्छा खासा पेट ग्रोथ आ रहा है। मैंने आगे की चीज़ें नहीं देखी फॉरवर्ड लुकिंग, प्लस साथ में साथ उसके जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं V2 रिटेल, उसको नहीं देखा। उस टाइम पे V2 रिटेल इतना अच्छा करना शुरू कर दिया था, आप देखोगे तो V2 रिटेल है वो लास्ट ईयर से अभी 60% अप है, लेकिन आप लास्ट ईयर अपने 1.5 साल का हॉरिजन देखोगे तो 3x पैसा बना चुका है। आई लिटरली सॉ द स्टॉक एट द लेवल्स ऑफ 600 एंड आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी। और मतलब क्योंकि सिंस वहाँ पर मैं एक्टिव इन्वेस्टिंग वगैरह नहीं करता था, मतलब उतना अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पा रहा था, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। 600 के लेवल से मतलब कैन इमेजिन 2000 के लेवल्स पे आ गया विद इन 1.5 ईयर का स्पैन। तो वहाँ पर मैसिव वेल्थ क्रिएशन मेरा छूट गया। तो वही लेकिन अब मैंने ट्रेंड में डाल दी जो कि फॉलिंग नाइफ पकड़ लिया मैंने, मतलब गिर रहा था वो और उसको पकड़ लिया, मतलब कोई सेंस नहीं निकला। एंड ट्रेंड का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आने वाला फ्यूचर ग्रोथ वो कम होने वाला था, एंड ये हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा था। V2 रिटेल सेम टाइम पे अच्छा कर रहा था। तो मेन पॉइंट बनाने मेन जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर कि भाई मैंने जब ट्रेंड पकड़ा 6500 के लेवल्स पे, 6500 उस टाइम पे मुझे V2 रिटेल अगर दिख जाता है एंड मैं देख लेता कि भाई V2 रिटेल एक अच्छी डील है वहाँ पर और आगे ग्रोथ बढ़ने ही वाला है, तो मैं V2 रिटेल में इन्वेस्ट करता, एंड नाइदर नॉर इन दैट टाटा का ट्रेंड। सो टाटा का ट्रेंड तो उस टाइम से कुछ निगेटिव रिटर्न ही दिया है अभी तक 1 साल के हॉरिजॉन में, ऐसा कुछ वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ है। जो ऑल टाइम हाई है वो भी शायद मतलब अब तो नहीं हो पाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा कहानी।
सो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूँ, बेसिकली आपको पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना है। किसी एक कंपनी को आपने पढ़ा किसी सेक्टर की, उसको अकेला पढ़ के कभी इन्वेस्ट मत करना। उसके साथ में एक दो कंपनीज को और एक दो क्या जितनी कंपनीज उस सेक्टर में सबको पढ़ना, सारे नेम्स पढ़ना, तब जाके पता चलेगा उनमें से कौन सा चीज़ है जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उस पर पैसा लगाने का हमको। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब वो एकदम अपार वैल्यूएशंस में, थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट भी देखना चाहिए, बट उसका एक अलग तरीका है, मतलब वो एक अदर वीडियो में मैं कवर करूँगा। लेकिन द EMS स्पेस जो कहानी बन रहा है, केन्स आप देखोगे तो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, एंड सिरमा भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट केन्स में वैल्यूएशन बहुत हाई है और सिरमा में थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो मेरा जो पॉइंट, मतलब मेरा पर्सनल जो बन रहा ओपिनियन कि केन्स तो है ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है केन्स, बट सिरमा इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड बैट, मतलब वो भी एक अच्छा बैट है। तो मैं फॉर मी केन्स एंड सिरमा एट द सेम प्लेस, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल की तरह से ना लें, केवल लर्निंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो अब एक मिस्टेक को हमने देख लिया एंड इसको कंक्लूड भी कर दिया। अब दूसरी मिस्टेक जो है, एक्टिव इन्वेस्टिंग ना करना, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेरे को 40% का लिटरली लॉस हुआ है इसमें। मतलब वो लॉस को फिर मैं थोड़ा सा कवर तो हो गया 10-15, मतलब मैंने फिर भी कितने पे एग्जिट करा था, 30%, 25 से 30% के लॉस पे उस स्टॉक को एग्जिट करा था। एंड स्टॉक का नाम है लैंडमार्क कार्स। हाँ जी, सही सुना, लैंडमार्क कार्स एक कंपनी है जो कि डीलरशिप लेता है कार्स की। आपने देखा होगा मर्सिडीज बेंज के जितने भी शोरूम्स हैं, मेजोरिटी उनका जो सेल्स है वो लैंडमार्क कार्स से आता है। लैंडमार्क कार्स क्या करता है, मर्सिडीज की जो कार्स है उनको डिस्प्ले करता है एंड अपने पास रख के उनको आगे सेल करता है, मतलब इनका डीलरशिप वाला काम है। अभी रिसेंटली कंपनी ने क्या करा कि ये पहले प्रीमियम सेगमेंट में कर रहे थे, अब ये मास प्रीमियम पे चले गए। महिंद्रा और किया की डीलरशिप लेना शुरू कर दिया, होंडा का अच्छा काम था इनके पास, धीरे धीरे अपनी डीलरशिप नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूसली एक्सपेंशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ, 1.5 साल पहले अराउंड मार्च में मैंने स्टॉक में पोजीशन बनाया 750 के लेवल्स पे, अराउंड 700 रुपये के लेवल्स पे बनाया। एंड तब उस टाइम पे मैंने क्या देखा कि मास, मतलब ये जो लग्जरी सेगमेंट वाला थीम है अच्छे से बूम कर रहा है, सो आई शुड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। एंड 20-25% का ग्रोथ आ रहा था, तो मैंने ब्लाइंडली ज़्यादा डीप रिसर्च एनालिसिस करे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और बाय एंड फॉरगेट वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया, मैं लिया और भूल गया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव मेड एवर इन माई पोर्टफोलियो, मतलब सबसे बेकार मिस्टेक है। एंड इसको मैंने अभी एग्जिट करा, जब मैंने एक्टिव इन्वेस्टिंग शुरू करा है, जनवरी-फरवरी में एग्जिट करा इसको। जब कंटेंट क्रिएशन में नहीं करता था उस टाइम पे मैंने शायद मे बी मई में एग्जिट करा, अप्रैल मई में, हाँ, तो इस टाइम पे एग्जिट करा। तो हुआ क्या, 700 के लेवल्स पे लिया। अब पहले मैंने मार्च में लिया था, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मार्च में, ठीक है। उस टाइम पे जब Q1 का रिजल्ट आया तब वहाँ पर साफ दिख रहा था प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया था। सेल्स ग्रो हुआ था अराउंड 20-25% से हुआ था, नो डाउट सेल्स ग्रोथ अच्छा था, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कितने इम्पैक्ट आ गया, 1/, मतलब आधी या फिर 1/3 कुछ हो गई थी प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। और आगे जाके भी कॉल अगर मैं पढ़ लेता तो मुझे पता चल जाता कि आगे जाके भी पेट गिरने ही वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं बनने वाला, 1-1.5 साल अभी रुक जाओ भाई। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक यही हुई है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग ना करना, हर क्वार्टर कंपनीज के रिजल्ट को ट्रैक ना करना। आपको जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एनालाइज करो, हो गया। देन आपको अगर लग रहा है कि अच्छी है जो कंपनी उस सेक्टर में, उसमें थोड़ा थोड़ा पोजीशन बनाना शुरू करो, 2-3% ऑफ योर पोर्टफोलियो से, ठीक है। उसको पोजीशन बनाते बनाते आप क्या करो, जैसे Q1 आया, Q1 का रिजल्ट आया, आपने देखा यार ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये कंपनी का रिजल्ट है भाई, इसके साथ मैच कर रहा है, ओवर कर रहा है या फिर अंडर डिलीवर कर रहा है, क्या कर रहा है भाई। अगर आपके एजम्पशंस थे, आपकी कैलकुलेशंस के हिसाब से उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो 25% का ग्रोथ और अच्छा खासा पैट मिलना चाहिए था, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चाहिए था। एंड कंपनी ने लेट से कि अच्छा ग्रोथ करा, बट ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला यहाँ पर इनको। ऑपरेटिंग लेवरेज इज बेसिकली जब इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो लेट से 20% है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 50% है, तो यहाँ पर अपन कहेंगे पैट ग्रोथ में अच्छा खासा ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। आपको लग रहा है कि नहीं मिला, आपको हिसाब से मिलना चाहिए, देन उस स्टॉक में पोजीशन होल्ड करे रहो या फिर एग्जिट कर लो, जैसा डिपेंड्स ऑन योर ओन नीड्स, पर्सनल नीड्स वगैरह, आपके अपने खुद के एनालिसिस पर डिपेंड करता है। तो वही है कि आपको ये चीज़ कंपनी को ट्रैक करना होगा एक्टिवली। इसके लिए क्या करना है, आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो हर क्वार्टर का आता है उसको पढ़ना है। उसके बाद जो कॉल आता है जिन जिन कंपनीज का पॉसिबल है, कॉल्स को पढ़ना है। कॉल्स में जो पहले 4 पेज में मैनेजमेंट खुद कमेंट्री देता है उसको पढ़ना है, कमेंट्री को। एंड उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना है, टोन को आइडेंटिफाई करना है, कॉल में मैनेजमेंट पॉजिटिव है टोन है, नेगेटिव टोन है, कैसा क्या सीन है,
ये चीज़ देखना है आपको, है ना। सो दिस इज़ ऑल, मतलब यही कुछ मिस्टेक्स हैं जो मेरे को लगा एज एन बिगिनर आपको नहीं करनी चाहिए मार्केट्स में। एक बार फिर से कंक्लूड कर दूँ, सबसे पहले किसी भी कंपनी में अंधा इन्वेस्ट नहीं करना है, हमेशा उसके बारे में एनालिसिस करना है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना है, कॉन कॉल पढ़ना है, नंबर्स देखना है, आगे के फ्यूचर गाइडेंस देखना है, क्योंकि पहले ग्रो कर रहा था अच्छी बात है, आगे ग्रो करेगा कि नहीं। द पॉइंट इज दैट मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन। उसके साथ सेक्टर में जितनी कंपनी है सबका पीयर टू पीयर कंपेरिजन करना है। एंड द सेकंड एंड द लास्ट पॉइंट इज, कभी भी एक्टिव इन्वेस्टिंग को मत भूलना, बाय एंड फॉरगेट वाला कॉन्सेप्ट जीवन में मत लगा लेना, क्योंकि द वर्ल्ड इज सो डायनेमिक। पहले के टाइम पे चलता था कि वॉरेन बफेट जी ने कोक लेके रख लिया, चल रहा। आज के टाइम पे वर्ल्ड इतना डायनेमिक है, कोक को कॉम्पीट करना, कैंपा आगे, इतने ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहे हैं, नहीं हो सकता भाई। बाय एंड फॉरगेट वाला कॉन्सेप्ट तो भूल जाओ अगर मार्केट में मोटा पैसा बनाना है तो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करना होगा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, हर क्वार्टर कॉन कॉल्स पढ़ो, तब और जो कॉम्पिटिटर हैं उनके भी कॉन कॉल्स पढ़ो, तब जाके कुछ हो पाएगा। और अगर आपको इतना टाइम नहीं है देन डू फॉलो मी, आई विल मतलब गाइड यू, कि मतलब जो कॉन कॉल्स में मैं आपके थोड़ा हेल्प कर पाऊंगा वो तो करूँगा ही, बट खुद का रिसर्च करना इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी से कन्विक्शन आता है, कन्विक्शन से पैसा बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।